लिखना मीटिंग ऑन रिक्वेजिशन ऑफ मेंबर्स, या मीटिंग की जगह एक काम करो, बेटर प्रॉपर वर्ड लिख दो, ईजीएम। हाँ, ईजीएम ऑन रिक्वेशन ऑफ मेंबर्स। जो सेक्शन 100 है ना, ये दो पार्ट में। अभी तक जो मैंने बताया उसमें मीटिंग कौन बुला रहा था? बीओडी। तो बीओडी तो आपको मालूम है जब चाहे मीटिंग बुलाते हैं, जब जरूरत पड़ती है। लेकिन सेक्शन 100 का जो सेकंड पार्ट है, उसने मेंबर को पावर दिया, मेंबर को, कि कंपनी के मेंबर कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये मैटर है, इस मैटर के लिए मीटिंग बुलाओ। तो उस केस में मेंबर की रिक्वेस्ट पर कंपनी को मीटिंग बुलानी पड़ेगी, मतलब कंपनी के डायरेक्टर्स को मीटिंग बुलानी पड़ेगी। तो हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। अब इसका इंपैक्ट समझना। मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड, इसमें 10 लाख मेंबर्स हैं। कंपनी की पेडअप कैपिटल है 2 लाख करोड़ की। आप समझना उसका इंपैक्ट। अब एक मेंबर है मिस्टर एक्स, इसके पास 2,000 रुपए का शेयर्स है। इसने क्या किया? इसने क्या किया देखो, इसने ए लिमिटेड को नोटिस दिया, सॉरी लीगल वर्ड यूज कर रहा हूं, रिक्वाजेशन भेजा फॉर मीटिंग, कि मैं चाहता हूं आप ईजीएम कॉल करो। अब ई लिमिटेड को प्रॉब्लम समझो। बीओडी के पास जब ये मैटर आया तो बीओडी के हाथ पांव फूल गए। क्यों? क्योंकि अब उसने एक नोटिस भेजा, एक रिक्वेस्ट भेजा, और रिक्वेस्ट में लिखा था कि मैं चाहता हूं हमारी कंपनी 10 करोड़ रुपए का बोरो करे और एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है। इसके लिए मैं चाहता हूं मीटिंग बुलाओ, मेंबर को बुलाओ। अब बीओडी की प्रॉब्लम समझना बेटा। इसने तो एक चिट्ठी पोस्ट कर दी, मान लो 5 रुपए पर चिट्ठी पोस्ट करने में खर्चा आया। अब इसने 5 रुपए कंपनी को खर्चा कर दिया, अपने जेब से खर्चा कर दिया। अब बीओडी की स्थिति समझना बेटा। बीओडी को ये सारी की सारी लोगों मीटिंग बुलानी, मतलब नोटिस किसको देना? सारे मेंबर को। 10 लाख मेंबर है और एक मेंबर को चिट्ठी भेजने में 5 रुपए का खर्चा आता है। मतलब कितना रुपए का खर्चा हो गया? 50 लाख रुपए का खर्चा। डुबो दोगे कंपनी को आप 5 रुपए खर्चा करके कंपनी के 50 लाख रुपए डुबो सकते हो। ठीक है, तो इसलिए कुछ तो रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। तो इसलिए बेटा सुनना मेरी बात ध्यान से, ये रिक्वेजिशन रिक्वेजिशन वैलिड रिक्वेजिशन होना चाहिए। मतलब अगर जो रिक्वेजिशन है वो वैलिड इक्वेशन है, वैलिड इक्वेशन मतलब क्या हुआ? कुछ कंडीशंस है, सम कंडीशंस। ये फॉलो करना पड़ेगा। और वो कंडीशन क्या क्या है? सबसे पहले तो एक लिमिट होना चाहिए। एरा गेरा नथु खेरा कोई एक आदमी थोड़ी मीटिंग, मतलब सोचो मैं 5 रुपए देकर मैंने कंपनी को बर्बाद कर दिया, और मेरे जैसे बाकी लोग को भी पता चले गए तो बढ़िया। तो 10-20 मीटिंग हो गई तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। एक मीटिंग बुलाने में खर्चा कंपनी को 50 लाख रुपए लग रहा है, समझ रहे होंगे आप, है ना। अब रिक्वेस्ट, जो वैलिड रिक्वेशन होने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी है लॉ में, वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले लॉ में एक लिमिट दी है, तो वो जो रिक्वेस्ट है ये कम से कम कितने मेंबर के द्वारा होनी चाहिए? तो अभी फिलहाल एक चीज दिमाग में रखना, एटलीस्ट 10% ऑफ पेड अप कैपिटल, ऑब्लिक लिख रहा हूं, वोटिंग पावर।
सबसे पहले बीओडी के पास जब रिक्वेशन आता है ना, रिक्वेस्ट आती है, तो बीओडी देख रहा है कि जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनके पास कंपनी की पेड अप कैपिटल का कम से कम कितना है। तो ये कम से कम कितना होना चाहिए, 10% एटलीस्ट वर्ड है। मतलब जैसे मैंने ऊपर में जो एग्जांपल लिया था ना बेटा, ये देखो यहां पे मैंने ऊपर में एग्जांपल क्या लिया था, इसमें मैंने बोला कंपनी की पेड अप कैपिटल है 2 लाख करोड़, तो इसका 10% ये हो गया 20,000 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी एक्शन तभी लेगी जब 20,000 करोड़, मतलब जो रिक्वेस्ट कंपनी को दे रहे हैं जो मेंबर, उनके पास कुल मिला के कितनी कैपिटल होनी चाहिए, 20,000 करोड़। अच्छा, रिक्वेस्ट जरूरी नहीं कि एक अकेला आदमी दे, 2-4 लोग मिल जाए भाई। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10,000 करोड़ के, आपके पास 12,000 करोड़ के शेयर से उस कंपनी के, हम दोनों मिल गए तो 12 और 10 22,000 करोड़ हो गए, हमारा रिक्वेस्ट बिल्कुल वैलिड होगा। तो रिक्वेस्ट जो भेजी जाती है, जो रिक्वेशन है, उनके पास कम से कम 10% ऑफ पेड अप कैपिटल होना चाहिए। वोटिंग पावर भी आता है, मैं बाद में इसके ऊपर बात करूंगा, अभी पहले ओवरऑल समझ लो। सेकंड इनको 3 चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। एसएमएस क्या ध्यान रखना पड़ेगा, एसएमएस। हाँ जी, एसएमएस क्या है, एसएमएस क्या है, सुनो। एस का मतलब है साइंड। एक रिक्वेशन वैलिड तभी होगा जब उस पर साइन हो, ये तो सही बात है भाई। हम लोग कोई भी एग्रीमेंट, हम लोग कोई चीज लिखते हैं, जैसे आप किसी को लीव एप्लीकेशन भी देते हो, तो वैलिड कब होगा, जब नीचे आपका साइन हो। तो ऐसा नहीं कि बीओडी को केवल आपने लेटर भेज दिया, नीचे साइन नहीं किया, तो साइन होना चाहिए। अगर बिना साइन किए आप रिक्वेशन भेजोगे ना, तो भले आपके 10% पेड अप कैपिटल है, लेकिन बीओडी उसको रिजेक्ट कर देगा कि वो रिक्वेशन वैलिड नहीं है। तो वैलिड रिक्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए, जितने भी रिक्वेजनिस्ट है उनका। अच्छा, एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, रिक्वेजनिस्ट। इसको रिक्वेजनिस्ट किसको बोलते हैं, ये देखो, जैसे यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये जो लिया ना मैंने, यहां पे मान लेता हूं एक्स के पास 10,000 करोड़ रुपए और वाई के पास 12,000 करोड़ रुपए की पेड अप कैपिटल है, तो दोनों मिलके कितने हो गए, 22,000 करोड़। तो जो एक्स और वाई है ना, जो रिक्वेशन भेज रहे हैं, उनको लॉ में बोलते हैं रिक्वेजनिस्ट। जो रिक्वेजिशन भेजते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिक्वेजनिस्ट। ठीक है, जो रिक्वेशन भेज रहे हैं एक्स और वाई, दोनों को क्या बोलेंगे, रिक्वेजनिस्ट। ठीक है, चलो आ जाओ वापस से। हाँ, अब अगला पॉइंट क्या लिखा है, एम। एम का मतलब है मैटर। मैटर बताना पड़ेगा, आप मीटिंग क्यों बुलाना चाहते हो उसका मैटर बताना पड़ेगा। मैटर मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल आपने ऐसा सोचो, आपने बीओडी को, हम 2-4 लोग मिले, हमारे पास टोटल पेड अप कैपिटल का 15% था, हमने बीओडी को चिट्ठी लिखा और उसमें क्या बोला, हाँ भैया मीटिंग बुलाओ। क्या कारण, कुछ नहीं बताया, बस मीटिंग बुलाओ। वैलिड नहीं है, क्योंकि आपको क्या बताना पड़ेगा, मैटर। दैट इज एजेंडा ऑफ मीटिंग। एग्जाम्पल, टू बोरो मनी एटसेट्रा। ठीक है, और तीसरा एस फॉर सेंड टू रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी। क्या मतलब इसका, कि जो रिक्वेजिशन मतलब एक लेटर का नाम है, रिक्वेस्ट मतलब एक लेटर है, तो वो जो रिक्वेस्ट है, वो जो लेटर है ना, रिक्वेजिशन जो है ना आपका, कंपनी के बहुत सारी ऑफिस हो सकती है, लेकिन उस लेटर को कंपलसरी कहां पर भेजना पड़ेगा, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में, तभी आपका रिक्वेशन वैलिड होगा। मान लो कंपनी के 10 ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का ये वाला है, पर आपने क्या किया, लेटर को पोस्ट ऑफिस में भेज दिया, इसमें भेज दिया, वैलिड नहीं रहेगा। तो रिक्वेशन तभी वैलिड होगा जब उसको रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजा जाए, क्योंकि कंपनी के जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं ना, वो सब कहां पे होते हैं, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ये अपना एक पार्ट हो जाता है इसका कंप्लीट। ओके, चलो बेटा, अब इसका थर्ड पार्ट मैं बताता हूं। थर्ड पार्ट क्या है, सुनिएगा। इसका थर्ड पार्ट क्या है, मैंने आपको बोला था एक पार्ट कंप्लीट हो गया, तो समझ लो ये सेकंड पार्ट बोल सकते हो आप इसको। ये दोनों को मिला के आप पहला पार्ट मान लो। ये सेकंड पार्ट में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर जो रिक्वेजनिस्ट है उनकी रिक्वेजिशन वैलिड है, मतलब लिमिट भी 10% वाली सेटिस्फाइड हो गई,
एसएमएस को कंप्लाई किया, एसएमएस समझ गया ना, साइंड होना चाहिए, एम फॉर मैटर बताना पड़ेगा। देखो मैटर बताना, अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैं बाद में बात करूंगा इसके ऊपर। और तीसरा पॉइंट, वो जो रिक्वाजिशन है वो कहां मिलना पड़ेगा, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। तो अगर ये बेसिक रिक्वाजिशन की जो कंडीशन है वो अगर रिक्वेजनेस ने सेटिस्फाइड कर दी, तो उस केस में अब कंपनी की जवाबदारी आएगी। मतलब कंपनी के बीओडी को रिक्वेस्ट मिला, तो मैं लिखता हूं यहां पे, ये लिखता हूं मैं, रिसीट ऑफ रिक्वाजिशन। रिक्वाजिशन को शॉर्ट में मैंने लिख दिया REQ। ऐसा मानिए जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेंबर ने हो सकता है कि 10 अप्रैल को अपनी रिक्वेस्ट पोस्ट किया। मान लीजिए मैं मेंबर हूं, मैं चाहता हूं मीटिंग होना चाहिए, EGM होना चाहिए, तो मैंने 10 अप्रैल को अपने घर से रिक्वेजिशन पोस्ट किया कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे, और कंपनी को ये मिल रहा है 15 अप्रैल को। ठीक है, कंपनी को कब मिल रहा है, 15 अप्रैल को। तो ध्यान रखना बेटा, ये 10 अप्रैल की जो डेट है ना, ये डेट कोई काम की नहीं है। कब भेजा गया वहां से इंपॉर्टेंस नहीं है, आगे का जो है वो स्टार्ट कहां से होगा, जिस दिन कंपनी को, मतलब जिस दिन बीओडी को रिक्वेजिशन मिला। तो इसलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट टाइम यूनिट्स आने वाली, तैयार हो जाइएगा। लॉ क्या बोलता है, जिस दिन कंपनी को रिक्वेजिशन मिला, मतलब मेरे इस एग्जांपल में कब मिला बेटा, 15 अप्रैल को। तो अब कंपनी को कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनी के मालिक कंपनी को ऑर्डर दे रहे हैं कि आप मीटिंग बुलाओ, और लॉ के हिसाब से भी दे रहे हैं। तो अब जरा डेट समझिएगा, यहां पे 3 टाइम यूनिट्स है। 3 टाइम यूनिट्स क्या लिखा है, मैं ऊपर में लिख रहा हूं, जो आपको याद रखना है, 21 डेज, 45 डेज, 3 मंथ्स। बस पहले आपके दिमाग में, आपके जहन में ये 3 टाइम यूनिट को बैठा लीजिए बेटा। क्या लिखा देखो आप, 21 डेज, 45 डेज, 3 मंथ। 21 डेज, 45 डेज, 3 मंथ। अब ये इसको मैं डिकोड कर रहा हूं कि आखिर ये है क्या। सुनिएगा, जिस दिन बीओडी को रिक्वेजिशन मिला, जिस दिन बीओडी को रिक्वेजिशन मिला, उसके विदिन 21 डेज के अंदर, जिस दिन रिक्वेजिशन मिला उसके 21 दिन के अंदर सेंड नोटिस, या इसी को लिखते हैं प्रोसीड टू कॉल EGM। मतलब प्रोसीड करना है, मतलब मीटिंग की शुरुआत करनी है। तो मीटिंग की शुरुआत किससे होती है, नोटिस से होती है। मतलब ऐसा मानो 15 अप्रैल को अगर रिक्वेजिशन, जैसे मान लो मैं कंपनी का डायरेक्टर, आप कंपनी के मेंबर, आपने 10 तारीख को पोस्ट किया, मेरे को 15 तारीख को मिला, मैं डायरेक्टर हूं, ठीक है। मैंने देखा हाँ भैया रिक्वेशन बिल्कुल वैलिड है, आपने साइन भी, आपकी लिमिट भी है 10% की, फिर एसएमएस को भी आपने सेटिस्फाइड कर दिया। अब मैं शॉर्ट में बोलूंगा एसएमएस, है ना। तो अब 15 तारीख को मेरे को नोटिस मिल गया, तो मेरी ऊपर जवाबदारी क्या है कि EGM कॉल करना, सारे मेंबर को नोटिस देना। अब ये नोटिस मुझे कब देना पड़ेगा, जिस दिन मुझे रिक्वेशन मिला वहां से अगले 21 दिन के अंदर, वहां से अगले 21 दिन के अंदर। मतलब एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लीजिए 15 तारीख को, यहीं पे एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा, जैसे क्लैरिटी जरूरी है इसलिए एग्जाम्पल मैं आपको यहां पे लिख के देता हूं। जैसे कि जस्ट मिनट, ये इस साइड लेता हूं मैं, ये एक एग्जाम्पल लेता हूं इसका। देखो मान लो नोटिस, सॉरी, रिक्वेजिशन रिसीव हुआ कंपनी को 15 अप्रैल को, ठीक है। अब सोचना है आपको, कंपनी ने नोटिस पोस्टेड ऑन 20th अप्रैल, ये 15 अप्रैल है, ध्यान रखना ना। हाँ, कंपनी को 15 तारीख को मिला, 15 अप्रैल को, और कंपनी ने नोटिस पोस्ट कर दिया 20 अप्रैल को। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी ने सबको बुला लिया, 20 तारीख को नोटिस भेज दिया, कंपनी ने नोटिस भेज दिया 20 तारीख को। सही है गलत है, बिल्कुल सही है, क्योंकि लॉ क्या बोलता है, 21 दिन के अंदर नोटिस भेज दो आप। तो कंपनी ने 5 दिन में नोटिस भेज दिया, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कंपनी ने नोटिस पोस्ट किया होता ऑन 31 मई तो सही होता क्या, आंसर है नो, क्योंकि 15 अप्रैल से 15, ये तो क्या हो गया, विद इन 21 डेज हो रहा है ना, विद इन 21 डेज हो रहा है, ये विद इन 21 डेज है, तो इसलिए सही है। पर यहां पे आप देखो, ये विद इन 21 डेज नहीं हो रहा है, ये विद इन 21 डेज नहीं हो रहा है, तो 21 दिन के अंदर नोटिस पोस्ट करना जरूरी है। क्लियर है, तो इस बात को ध्यान रखना, कहां से, जिस दिन कंपनी को रिक्वेशन मिला वहां से।
तो ये हो गया पहला टाइम लिमिट। अब दूसरा टाइम लिमिट देखो लॉ में क्या लिखा है, फिर केवल नोटिस भेजने से तो काम नहीं होगा। अब कंपनी को क्या बोला, जिस दिन रिक्वेशन मिला वहां से अगले 45 दिन के अंदर होल्ड ईजीएम हो। मतलब देखो अगेन, ये भी टाइम लिमिट कहां से स्टार्ट हो रही है, ये भी टाइम लिमिट अपनी स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेशन। कंपनी को जिस दिन रिक्वेशन मिला उसी के 45 दिन के अंदर मीटिंग होल्ड करो, मतलब ईजीएम रख लो। देखो वो 21 दिन में ईजीएम नहीं रखना था, नोटिस भेजना था, लेकिन ईजीएम की एक्चुअल डेट क्या होगी, जिस दिन। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये यहाँ पे कि 21 दिन और 45 दिन, ये दोनों तक का टाइम लिमिट काउंट कहां से होता है, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेजिशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो अब तीसरी एक और यूनिक बात लेता हूं भाई। कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो कंपनी होती है ना, ये इफ मतलब डिफॉल्ट हो गया मतलब क्या हुआ, इफ सॉरी इसको मैं ऐसा लेता हूं, एक चीज और ले रहा हूं यहाँ पे, यहां से आ जाओ, लेके आओ, यहां आ जाओ, लेके आओ। यहां मैं लिख रहा हूं विदिन 3 months। ये क्या है भाई, 3 महीने क्या है, समझिएगा बेटा। यहां पे मैंने क्या लिखा, विदिन 3 months। अब विदिन 3 months क्या है, इफ कंपनी डिफॉल्ट्स इन सेंडिंग नोटिस ऑब्लिक होल्डिंग ईजीएम। देखो क्या मतलब है इसका भाई, कंपनी लॉ क्या बोलता है कि अगर मेंबर का रिक्वेजिशन वैलिड है ना, तो उस केस में कंपनी की जवाबदारी है, मतलब डायरेक्टर की जवाबदारी कि वो ईजीएम रखे, 21 दिन में नोटिस बुलाए, 45 दिन के अंदर होल्ड कर ले। लेकिन मान लो डायरेक्टर की मंशा खराब है, डायरेक्टर मीटिंग बुलाने नहीं चाहते, तो रिक्वेशन आ रहा है, डायरेक्टर फाड़ के फेंक देते, नोटिस ही नहीं भेजा, या नोटिस भेजा पर मीटिंग नहीं बुला रहे हैं, कोई डेट नहीं डाल दिया, ऐसा वॉट एवर। मतलब कुल मिला के अगर डायरेक्टर करते हैं बेटा डिफॉल्ट, तो उस केस में लॉ ने पावर किसको दे दिया, देखो लॉ ने पावर दे दिया कि अगेन 3 महीने के अंदर क्या होगा, 3 महीने के अंदर क्या होगा, सुनिएगा, ईजीएम बाय रिक्वेजनिस्ट themselves। क्या बोल दिया लॉ ने बोल दिया, देख लो भैया, लॉ ने क्या बोल दिया, अगर 3 महीने के अंदर जो डायरेक्टर डिफॉल्ट कर दिया, सॉरी अगर डायरेक्टर ने डिफॉल्ट कर दिया ना, मतलब 21 दिन में नोटिस नहीं भेजा, 45 दिन के अंदर मीटिंग होल्डिंग किया, तो लॉ ने रिक्वेजनिस्ट को, और रिक्वेजनिस्ट का मतलब क्या होता है, वो मेंबर जिन्होंने रिक्वेजिशन दिया था, जैसे हमारे एग्जांपल में एक्स और वाई 2 लोग थे, तो इन लोगों को पावर दे दिया कि आप मीटिंग कॉल कर लो। हाँ नॉर्मली मीटिंग करता है डायरेक्टर, लेकिन अगर डायरेक्टर डिफॉल्ट कर रहा है तो उस केस में लॉ ने रिक्वेजनिस्ट को पावर दे दिया कि आप मीटिंग कॉल कर लो। लेकिन इनको क्या बोला है, आपको मीटिंग कॉल करनी तो कब तक करना पड़ेगा, विदिन 3 month। और सबसे खास बात है, ये भी 3 महीने की काउंटिंग कहां से होगी, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेशन। तो अब मीटिंग कॉल करना मतलब ऐसा नहीं कि एक्स और वाई दोनों मीटिंग करेंगे, नहीं। अब ये जैसे डायरेक्टर ईजीएम कॉल करता है तो सारे मेंबर को बुलाता है ना भाई, मान लो उस कंपनी में 100 मेंबर है, तो अब क्या होगा, एक्स और वाई जो है ना, ये कंपनी में जाएंगे और कंपनी को क्या बोलेंगे, भैया हमको मेंबर की लिस्ट दो, क्योंकि एक्स और वाई तो मेंबर को जानते नहीं है। और वो जो मेंबर की जो लिस्ट है, एक रजिस्टर कंपनी मेंटेन करती है जिसको बोलते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर। थोड़ा सा बता दूं आपको, कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन करती है, इसको बोलते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। ROM। इसमें लिस्ट ऑफ मेंबर्स, कंपनी के मेंबर्स कौन कौन है, मतलब उनके सबके नाम लिखा रहता है, उन सब का एड्रेस लिखा रहता है, एटसेट्रा। तो वो जो रिक्वेजनिस्ट है ना, वो क्या बोलेंगे, बीओडी तुमने डिफॉल्ट किया है, अब तुम जाओ, हम आएंगे, ये कंपनी में जाएंगे, लीगल अधिकार है ना, ये कंपनी में जाएंगे और ROM लेंगे, फिर ROM से पता चला कि ये मेंबर है, एड्रेस पता चल गया, फिर उन सबको
लेटर पोस्ट करके वही मीटिंग कॉल कर लेंगे, मतलब बीओडी की जगह कौन ले लेगा, रिक्वेजनिस्ट। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट पावर दिया गया है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो 21 डेज, 45 डेज और 3 मंथ, ये जो तीनों डेट का जो कैलकुलेशन है ना, वो एक ही डेट से होगा। वो क्या है, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेजिशन। ठीक है जी। अब मैं पूरा खत्म कर रहा हूं, पूरा लॉ एक बार खत्म कर रहा हूं, उसके बाद में फिर मैं आपको लीगल जो अपने डेफिनेशन है ना उसमें लेके जाऊंगा। पहले क्लैरिटी तो लेके आओ बेटा। चलो, अभी आपको ये भी क्लियर हो गया 21 दिन, 45 दिन, 3 मंथ। अब मेरा एक सवाल है आपसे, कि सुनिएगा, ये मीटिंग रिक्वेस्टनेस ने किया, ठीक है, तो इस मीटिंग को करने में खर्चे हुए होंगे, नेचुरली खर्चे हुए होंगे। क्यों? क्योंकि बीओडी तो मना कर दिया, तो रिक्वेस्टनिस्ट आए और बोले चलो हम एक जगह किराए से लेते हैं, उस किराए पे उन्होंने मीटिंग कॉल कर लिया, सबको नोटिस भेजने का खर्चा भी कंपनी ने दिया, मान लो रिक्वेस्टनिस्ट ने किया, तो क्या ये रिक्वेस्टनिस्ट के जेब से जाना चाहिए क्या? आंसर है नो। तो होना क्या चाहिए बेटा, ये जो एक्सपेंस है, ये एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय रिक्वेस्टनिस्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूं रिक्वेस्टनिस्ट को, REQ, रिक्वेस्टनिस्ट है ना, शैल बी reimbursed फ्रॉम कंपनी। मतलब जितना भी खर्चा हुआ है रिक्वेस्टनिस्ट में, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं रोक के रखा हूं। अभी ये बात कर रहा हूं कि रिक्वेस्टनिस्ट जो एक्सपेंस करेंगे, ये पूरा का पूरा जो खर्चा है, ये खर्चा एक बार रिक्वेस्टनिस्ट ने कर लिया, मान लीजिए 1 लाख रुपए खर्चा आया, तो रिक्वेस्टनिस्ट फिर कंपनी को बिल पेश करेंगे कि आपकी मीटिंग बीओडी को करना था, उन्होंने नहीं किया, तो हमने किया, तो हमको 1 लाख रुपए दो, तो रीइंबर्समेंट मिल जाएगा। लेकिन फिर एक लॉ में खास बात बोला है, ये पूरी किसकी गलती है बेटा, ये गलती है डायरेक्टर्स की, क्योंकि डायरेक्टर को खुद को मीटिंग कॉल करना चाहिए था। तो इसलिए यहां पे लॉ में क्या बोलता है कि अभी जो कंपनी है ना, कंपनी कैन रिकवर अमाउंट फ्रॉम डिफॉल्टिंग डायरेक्टर्स। क्या लिख दिया देख लो आप। अब लॉ ने कंपनी को पावर दिया कि ये जो लॉ ने कंपनी को पावर दिया कि ये जो भी खर्चा हुआ है ना, ये जो भी कंपनी ने पेमेंट किया रिक्वेस्टनिस्ट को, वो पूरा का पूरा पैसा कंपनी किससे काटेगी, किसके रेम्यूनरेशन में से काटेगी, या किससे रिकवरी किया जाएगा, डिफॉल्टिंग डायरेक्टर। जिन डायरेक्टर की जवाबदारी थी मीटिंग कॉल करने का, उन लोगों से ये पैसा वसूल किया जाएगा। तो ये पूरा है बेटा एक सिस्टम। अब कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने रोक के रखी जानबूझ के, ठीक है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो एक बार एक काम करते हैं, मैंने आपको जितनी बातें बताया ना सेक्शन 100 को, एक बार मैं चाहता हूं कि आपको मैं रिकॉल यहां पे एक बार नोट्स दिखा दूं, और उसके बाद फिर हम अपने बुक से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है जी, देखिए एक बार रिवीजन कर लो क्या क्या हमने डिस्कस किया था पॉइंट। सबसे पहले हमने बात किया था कि ईजीएम का मतलब क्या होता है। ईजीएम के अलावा बाकी जितनी भी साल भर की जनरल मीटिंग होगी, मेंबर की मीटिंग होगी, इसको बोलेंगे ईजीएम। कौन बुलाता है, तो आंसर होगा बीओडी। कितनी बार बुलाएगा, तो कोई लिमिट नहीं है, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। किसी साल हो सकता है एक भी ईजीएम नहीं हो, जरूरत ही नहीं पड़ी, और किसी एक साल में 10 ईजीएम भी हो सकती है। फिर प्लेस के बारे में लॉ में ये बोलता है कि ईजीएम कहां पे होगी, एट एनी प्लेस इन इंडिया, इंडिया में कहीं पर भी कर सकते हो। ध्यान रखना रजिस्टर्ड ऑफिस वाला जो लॉ है ना, वो ईजीएम जो बीओडी बुलाता है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं नहीं है। फिर एक सवाल था कि क्या इंडिया से बाहर भी ईजीएम हो सकती है, तो आंसर है यस। केवल एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया के बाहर भी ईजीएम कर सकती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये मैंने बोला था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको जरूर से कर देना आप, इंपॉर्टेंट बाजू में लगा लो स्टार। हाँ, अब क्या लिखा है यहाँ पे कि कौन सी कंपनी है। अगर इंडिया में कोई एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, और जो इंडिया की जो कंपनी है ना वो होली ओन सब्सिडी है होली ओन किसकी, ऐसी कंपनी जो इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट है। मतलब कुल मिला के जो होल्डिंग कंपनी है ना, वो बाहर की अगर कोई है, एक बार रिपीट कर दूं, हमने खास बात क्या बोला था कि जो इंडिया की कंपनी है उसके पूरे के पूरे शेयर अगर किसी बाहर वाली कंपनी ने परचेस कर लिया है, तो हमारी इंडिया की कंपनी क्या बन गई, होली ओन सब्सिडी। तो जो होली ओन सब्सिडी है ना, वो अपनी ईजीएम इंडिया में भी कर सकती है, इंडिया के बाहर भी कर सकती है। ठीक है, फिर हमने बात किया था ईओजीएम ऑन रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर। मतलब बीओडी तो मीटिंग बुलाता ही है, लेकिन लॉ मेकर ने मेंबर को अधिकार दिया कि वो भी रिक्वेस्ट करके रिक्वेजिशन भेजकर मीटिंग बुला सकते हैं। लेकिन अगर
रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो कुछ कंडीशन कंप्लाई करना पड़ेगा। जैसे पहले लिमिट, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी एक अकेला मेंबर नोटिस भेज दे कि मीटिंग बुलाओ। मैंने लॉजिक दिया था आपको कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जो मेंबर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं उनके पास कंपनी की टोटल पेड अप कैपिटल का कम से कम 10% होना चाहिए, या वोटिंग पावर का कम से कम 10%। इसके ऊपर मैं बात करूंगा कि कब पेड अप कैपिटल का वोटिंग पावर होगा। फिर उनको एसएमएस को कंप्लाई करना पड़ेगा। एस का मतलब है साइन होना चाहिए रिक्वेशन, एम का मतलब है मैटर। आप केवल ऐसा बोलोगे बस मीटिंग बुला लो तो ये वैलिड नहीं होगा। और तीसरा, एज फॉर सेंड टू रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। ठीक है भैया, एसएमएस को ध्यान रख लोगे। उसके बाद क्या करना है आपको, जब रिक्वेशन जमा हुआ उसके 21 डेज, 45 डेज, 3 मंथ का कॉन्सेप्ट है। जिस दिन कंपनी को रिक्वेशन मिला उसके 21 दिन के अंदर कंपनी प्रोसीड करेगी मीटिंग के लिए, नोटिस भेजेगी। मतलब फिर अगेन नोटिस भेजना अलग है, मीटिंग होल्ड करना अलग बात है। तो मीटिंग को एक्चुअल में होल्ड करना पड़ेगा 45 दिन, लेकिन 45 दिन काउंट कहां से होगा, फ्रॉम द रेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेशन। और अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो उस केस में रिक्वेस्टर्स खुद मीटिंग कॉल कर सकते हैं अपनी विद इन 3 मंथ फ्रॉम द रेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेशन। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेट है डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेशन। ठीक है जी। इसके बाद फिर हमने बात किया था कि जब रिक्वेस्टर्स खुद मीटिंग कॉल करते हैं तो नेचुरली सारे लेटर वेटर वही बजेंगे, तो पूरे के पूरे खर्चे किसने किया होगा, रिक्वेस्टर्स ने किया होगा। तो रिक्वेस्टर्स को लॉ ने पावर दिया कि जितना खर्चा आपने किया है कि आप कंपनी से रिइंबर्स कर सकते हो। फिर कंपनी क्या करेगा, कंपनी बोलेगा कि हाँ डायरेक्टर तुम्हारी गलती से सब हुआ है, तो डायरेक्टर डिफॉल्टिंग डायरेक्टर के रेमोशन से उस पैसे को काट लेगी, डिडक्ट कर लेगी या उनसे रिकवर कर लेगी। ओके, तो ये मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म किया। चलो अब आपको बुक से लॉ दिखा देता हूं मैं फटाफट। यस, चलिए अब आपका काम क्या है, याद करना। ठीक है, और एक आध जो अच्छे पॉइंट होंगे उसके ऊपर मैं बात करूंगा। चलिए स्टार्ट करते बेटा। ईजीएम सेक्शन नंबर 100। ओके, चलिए मैं लॉ पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले क्या लिखा देखो आप, बीओडी में कॉल ईओजीएम। तो जितने भी ईओजीएम है ना उनकी सब जगह आप ईजीएम वर्ड यूज करो, क्योंकि मैंने देखा कि आईसीआई ने भी ईजीएम वर्ड यूज किया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक वर्ड है, तो ईओजीएम की जगह आप ईजीएम लिखना। अब एक डाउट मेरे पास आया था कि सर एग्जाम में हम लोग शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, तो मेरा सलाह क्या सुनिएगा, एग्जाम की कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं है, पर आप पहली बार जब लिख रहे होंगे ना तो पूरा लिखना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और ब्रैकेट में लिख देना ईजीएम। और उसके बाद फिर बार बार आपको पूरा वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं, फिर आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं ईजीएम। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। जहां पे भी कंफ्यूजन हो तो इस बात को मेरी ध्यान रखना। हाँ जी, क्या लिखा है लॉ देखो, द बीओडी मे कॉल एन ईओजीएम ऑफ द कंपनी वेन एवर इट डीम्स फिट। द बोर्ड का मतलब क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द बीओडी मे कॉल एन ईओजीएम ऑफ द कंपनी वेन एवर इट डीम्स फिट। बस अब आपको याद रखना है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, एक बार मन में दोहराते जाओ। सेकंड नंबर, हावेवर अब ईओजीएम कहां पे होने वाले उसके बारे में देखो। हावेवर द ईजीएम ऑफ द कंपनी शैल बी हेल्ड एट अ प्लेस विद इन इंडिया। एक बार इसको पढ़ लो आप, द ईजीएम ऑफ द कंपनी शैल बी हेल्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया। इंडिया में किसी भी कोने पर आप ईजीएम कर सकते हो, लेकिन अब आपको मालूम है यहां पे क्या लिखा है, एक एक्सेप्शन, अदर देन, मतलब एक एक्सेप्शन है, तो वो एक्सेप्शन क्या है, अदर देन ऑफ द होल्डी ओन्ड सब्सिडी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ये एक अलग सेंटेंस है, अदर देन कर दिया, मतलब इस कंपनी को छोड़कर बाकी जो कंपनी है वो कंपनी इंडिया में अपना ईजीएम रखेगी। अब इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, या तो ऐसे ही कि ईजीएम ऑफ अ कंपनी अदर देन होल्डी ओन्ड सब्सिडी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया शैल बी एट एनी प्लेस इन इंडिया, या इसको दो सेंटेंस में फॉर्म कर लो। पहला लिख दो, ईजीएम ऑफ द कंपनी शैल बी हेल्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया, हावेवर, फिर सीधा ये लिख सकते हो, हावेवर ईजीएम ऑफ अ कंपनी, ईजीएम ऑफ होल्डी ओन्ड सब्सिडी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया कैन बी हेल्ड इवन आउटसाइड इंडिया। तो ये आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन बेटर मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जैसा लॉ लिखा ना वैसा लिखेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। तो एक बार वापस से देख लो, ईजीएम ऑफ कंपनी अदर देन, मतलब या एक्सेप्ट अदर देन होल्डी ओन्ड सब्सिडी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, फिर कॉमा लगा दिया, फिर शैल बी हेल्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया। ठीक है, अब ये जो एग्जाम्पल है ये मैंने आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल ऑलरेडी दे दिए हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है, एग्जाम में लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, काट सकते हैं। चलो आगे बढ़ता हूं। ईओजीएम ऑन रिक्वेशन ऑफ मेंबर। अब आपको याद है हमने बात किया था ना कि मेंबर की रिक्वेस्ट पर भी ईओजीएम हो सकती है। तो लॉ पढ़ते हैं, क्या लिखा है देखो। सबसे पहले लिमिट, इफ रिक्वेशन का मतलब क्या था, रिक्वेस्ट। इफ रिक्वेशन इज मेड बाय फॉलोइंग नंबर ऑफ मेंबर्स,
ठीक है, फॉलोइंग नंबर ऑफ मेंबर, द बोर्ड शेल कॉल एन ईजीएम, बीओडी को मीटिंग कॉल करना पड़ेगा, उनकी लीगल ऑब्लिगेशन है। ठीक है, अब कितने मेंबर अप्लाई करते हैं, अब जरा बात ध्यान से सुनना। कंपनी को बेटा यहाँ पे दो भागों में डिवाइड किया गया है, कंपनी को यहाँ पे दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, दूसरा कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। देखो जैसे आपको मालूम है कंपनी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी 1% कंपनी हो सकती है, वैसे ही कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो शेयर इशू करती है, कुछ कंपनियां ऐसे भी होती है जो शेयर इशू नहीं करती। तो ऐसी कोई भी कंपनी जो शेयर इशू करती है उसको बोलते हैं कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। अब इसमें पब्लिक कंपनी शेयर इशू करती है तो भी आ जाएगी, प्राइवेट कंपनी शेयर इशू करती है तो भी आ जाएगी। ठीक है, और ऐसी कंपनियां जो शेयर इशू नहीं करती, तो चाहे पब्लिक कंपनी शेयर इशू नहीं करी तो भी इसमें आएगी, प्राइवेट मतलब पब्लिक प्राइवेट का मतलब नहीं है, कोई भी कंपनी शेयर इशू करती तो अलग है, शेयर इशू नहीं करेगी तो अलग है। अब आपके दिमाग में होगा कि सर शेयर इशू नहीं करी तो कंपनी कैसे चलती होगी, तो वो अपने मेंबर से फीस लेती होगी कि भैया हमारे मेंबर बनना चाहते हैं, 10,000 रुपए दो, हम शेयर वगैरह नहीं देंगे, 10,000 रुपए दो और हमारे मेंबर बन जाओ। तो नॉर्मली ये जो कंपनी होती है ना, चैरिटेबल कंपनियां होती है जो शेयर इशू नहीं करती। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं, हम ये बात करें कि कौन सी कंपनी में कितने मेंबर रिक्वेशन करेंगे तो रिक्वेशन वैलिड होगा। तो सबसे पहले लिखा है कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। अगर कंपनी शेयर कैपिटल वाली है तो उस केस में रिक्वेस्ट जो करते हैं वो कितने लोगों को करना पड़ेगा, तो क्या लिखा है, बाय मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल हैविंग वोटिंग राइट ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दिया बेटा, क्या बोल दिया, देखिए एक बार लैंग्वेज क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना। अगर शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो रिक्वेशन कितने लोग को देना पड़ेगा, जो कंपनी की जो टोटल पेडअप कैपिटल है, कंपनी की टोटल पेडअप कैपिटल का कम से कम 10% वालों को रिक्वेशन देना पड़ेगा। ओके, और ये जो 10% की लिमिट है, अभी जो पेडअप कैपिटल वर्ड है ना, कौन सी पेडअप कैपिटल, तो क्या लिखा है, पेडअप कैपिटल हैविंग वोटिंग राइट, मतलब वो पेडअप कैपिटल कंपनी की जो वोटिंग राइट वाली है। इसके ऊपर बात करूंगा कब, ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेशन, मतलब 10% की लिमिट कब देखनी है, ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेशन। रिसीट ऑफ रिक्वेशन का मतलब क्या है, कंपनी को जब रिक्वेशन मिला उस दिन जो कंपनी की पेड अप कैपिटल थी वोटिंग राइट वाली, उसका 10% वाले अगर अप्लाई करेंगे तभी वो वैलिड होगा। अब इसका मैं कुछ एक एग्जांपल आपको कोट करना चाहता हूं, देखिए ये एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, इसका आप भी नोट कर लेना एग्जांपल। देखो मान लो बेटा एक कंपनी अपनी ए लिमिटेड है ना, उसका पेड अप कैपिटल लिख रहा हूं मैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये 10 लाख, ये है 2 लाख, टोटल हो गया 12 लाख रुपए। ठीक है, अब मान लो ये एक्स है, ये वाई है, इसके पास इक्विटी शेयर है 8 लाख रुपए के, और ये जो वाई है इसके पास है, मान लेते हैं प्रेफरेंस शेयर, इसके पास है प्रेफरेंस शेयर, सॉरी 8 लाख नहीं, ज्यादा हो गया, इसको मैं ले लेता हूं 90,000 रुपए का। ठीक है, और इसके पास है 50,000 रुपए का प्रेफरेंस शेयर्स। अब दोनों के पास मिला के कितना हो गया, 1,40,000 रुपए का प्रेफरेंस शेयर कैप, ये टोटल कैपिटल हो गई। अब इन दोनों ने मिलकर क्या किया, एक रिक्वेशन भेजा कंपनी को, रिक्वेशन सेंड। अब सवाल है कि रिक्वेशन कंपनी को भेजा, अब ये रिक्वेशन, अपना क्वेश्चन मेन है क्या ये रिक्वेशन वैलिड है, ये अपना क्वेश्चन है, क्या ये रिक्वेशन वैलिड है। तो अब लैंग्वेज क्या लिखा देखो, आपको कितने परसेंट, जो कंपनी की पेड अप कैपिटल है हैविंग वोटिंग राइट, पेड अप कैपिटल हैविंग वोटिंग राइट का कम से कम 10% होना चाहिए। अब एक सवाल है आपसे, आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा, टोटल कंपनी की पेड अप कैपिटल है 12 लाख, लेकिन वोटिंग राइट क्या इक्विटी प्रेफरेंस दोनों को मिलता है क्या, नहीं बेटा। वोटिंग राइट आमतौर पे किसको मिलता है, वोटिंग राइट आमतौर पे केवल किसको मिलता है, केवल मिलता है बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल को, केवल किसको मिलता है, इक्विटी शेयर कैपिटल को। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 10% की जो लिमिट है वो आपको देखनी है, क्योंकि वर्ड पेड अप कैपिटल नहीं लिखा है, पेड अप कैपिटल हैविंग वोटिंग राइट, वो पेड अप कैपिटल जिसपे वोटिंग राइट है। तो यहाँ पे वोटिंग राइट 10 लाख रुपए है, उसका 10% मतलब कितना हो गया, 1 लाख रुपए। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, यहां पे देखो, यहां पे जो एक्स है उसके बाद 90,000 का इक्विटी शेयर है और वाई के पास 50,000 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है। तो नेचुरली बेटा अगर मैं इक्विटी कैपिटल लिख रहा हूं तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी रिक्वेशन देने का अधिकार नहीं होगा, यहाँ पे क्यों नहीं होगा, उनको वोटिंग राइट ही नहीं है। तो कुल मिला के हम लोग ये देखेंगे 10 लाख का 10% जब आप निकालोगे तो ये हो गया 1 लाख रुपए, और ये जो इक्विटी शेयर है इसी के पास तो वोटिंग राइट है ना, तो इसकी अमाउंट कितनी है, 90,000 रुपए।
जबकि लॉ में क्या लिखा था, कम से कम 10% होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, रिक्वेशन वैलिड है क्या? आंसर है नो। क्यों? बिकॉज इट इज लेस देन 10%। कुल मिला के मैं बोलना चाहता हूं, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया ना, तो ध्यान रखना, आपको वोटिंग राइट का 10% निकालना, और वोटिंग राइट किसको मिलता है? इक्विटी शेयर को। तो इसलिए इक्विटी शेयर का 10% आपको निकालना पड़ेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर कर लूं, देखिए सुनिएगा और समझिएगा इसको बेटा। मान लो ये x है, ये y है, इसके पास 6% है, इसके पास 5% है, दोनों के पास 11% है। इन लोगों ने कंपनी को क्या भेजा? रिक्वेशन भेजा, ठीक है। और जिस दिन रिक्वेशन भेजा उस समय 11% का लिमिट है। अब बाद में क्या हुआ समझिएगा, बाद में मतलब रिक्वेशन सेंड किया, कंपनी को रिसीव हुआ रिक्वेशन 15 अप्रैल को। तो 15 अप्रैल के दिन एक्स के पास 6% और वाई के पास 5% था, और दोनों ने कंपनी को रिक्वेशन भेज दिया मिलकर के हम मीटिंग बुलाना चाहते हैं। तो नेचुरली ये रिक्वेशन बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि 10% की लिमिट सेटिस्फाइड हो रही है, ये तो आपको समझ रहा है। लेकिन बाद में क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, बाद में क्या हुआ, ये जो वाई है ना, वाई ने कंपनी को 20 अप्रैल को एक लेटर और लिखा, और लेटर लिखकर अपने रिक्वेजिशन को विड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया? विड्रॉ। मतलब वाई ने कंपनी को लेटर लिखा, लेटर में क्या लिखा, मैंने जो रिक्वेशन भेजा था ना एक्स के साथ, तो मैं अपनी कंसेंट वापस ले रहा हूं, मतलब मैं नहीं चाहता कि मीटिंग हो। अब सवाल है कि ऐसा रिक्वेशन जो पहले वैलिड हो गया था, अब इसके विड्रॉ होने के बाद में क्या ये वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा? ये वैलिड बने रहेगा कि नहीं रहेगा? इसका आंसर सुनना बेटा, ये वैलिड रहेगा क्या? आंसर इज यस। आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि लॉ में लैंग्वेज क्या लिखा है, देखो 10% की लिमिट कब देखना पड़ेगा? ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेशन। मतलब जिस दिन रिक्वेशन रिसीट हो रहा है उस दिन अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो उस केस में आपका रिक्वेशन वैलिड रहेगा। बाद में कुछ लोग विड्रॉ करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो अब मैं बेटा आपको एक बार लैंग्वेज की तरफ लेके चलता हूं, क्लैरिटी आएगी आपको। ये देखो वापस से देखिए क्या बोला, इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, रिक्वेशन कितने लोग देंगे? बाय मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल हैविंग वोटिंग राइट। क्या बोल दिया? टोटल पेड अप कैपिटल हैविंग वोटिंग राइट। कब? ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेशन। जिस दिन रिक्वेशन मिल रहा है उस दिन जो पेड अप कैपिटल हैविंग वोटिंग राइट है उसका कम से कम 10% वाले रिक्वेशन देंगे। और सेकंड नंबर देखो, इफ द कंपनी इज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अब जरा सोचो, अगर कोई कंपनी शेयर कैपिटल वाली नहीं है तो उसमें पेड अप कैपिटल तो हो ही नहीं सकती, लेकिन वोटिंग राइट तो उसमें भी होगा, वोटिंग पावर तो उसमें भी होगा। अब कैसे होगा? आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो आंसर सुना। हो सकता है मेरी कंपनी ने शेयर इश्यू नहीं किया और मैंने बोला मेरे यहाँ एक मेंबर को एक वोट मिलेगा, तो अगर मेरे कंपनी में 100 मेंबर है तो कितने वोट हो गए? 100 वोट हो गए, ठीक है। मतलब हर मीटिंग में इक्वल राइट मैंने दे दिया। तो अब क्या लिखा है देखो, अगर ऐसी कोई कंपनी जो शेयर कैपिटल वाली नहीं है तो उसमें रिक्वेशन कितने लोग को देना पड़ेगा? क्या लॉ लिखा देखो रिक्वेशन का, मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर हैविंग वोटिंग राइट। देखो ऊपर में टोटल पेड अप कैपिटल था, यहां पे पेड अप कैपिटल तो है ही नहीं, तो वर्ड क्या लिख दिया? टोटल वोटिंग पावर हैविंग वोटिंग राइट ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेशन। बाकी की लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये यहां पे आ गया आपका एसएमएस। आपको याद होगा एसएमएस के ऊपर बात किया था मैंने, एसेंशियल मतलब क्या क्या चीजें होनी आवश्यक है फॉर वैलिड इक्वेशन। तो पढ़िए, स्टार्ट करते पहले। द रिक्वेशन शैल सेट आउट द मैटर फॉर कंसेशन ऑफ विच मीटिंग इज टू बी कॉल्ड, या इसको सिंपल ऐसा भी लिख सकते हैं, द रिक्वेशन शैल स्टेट द मैटर ऑफ रिक्वेशन, मैटर फॉर विच मीटिंग इज टू बी कॉल्ड। किस मैटर के लिए मीटिंग बुलाना पड़ेगा वो आपको इसमें लिखना पड़ेगा। यहां पर एक क्वेश्चन आता है, क्या रीजन बताने की भी आवश्यकता है क्या? मतलब समझ लो हम लोग ने कंपनी को एक रिक्वेशन भेजा, उसमें हमने लिखा कि हम चाहते हैं कि डायरेक्टर को हटा दिया जाए, तो आप मीटिंग कॉल करो। अब डायरेक्टर क्यों हटाना चाहते हैं मैं नहीं बता रहा हूं, मैंने बस ये बता दिया कि डायरेक्टर को हटाना चाहता हूं। मतलब मैंने मैटर तो बता दिया, लेकिन डायरेक्टर ने क्या बोला, रिक्वेशन को रिजेक्ट कर दिया। मैंने बोला क्यों कर रहे हो, तो बोला आपने कारण नहीं बताया कि डायरेक्टर की गलती क्या है। तो ध्यान रखिएगा, रीजन बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लॉ में क्या लिखा है, मैटर बताना पड़ेगा। तो मैंने मैटर बता दिया कि डायरेक्टर को हटाना चाहता हूं। रीजंस बताने की जरूरत है क्या? आंसर है नो। मतलब रिक्वेस्टनेस चाहे तो रीजन भी बता सकते हैं, चाहे तो नहीं भी बता सकते हैं, रीजन बताने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड नंबर, रिक्वेशन शैल बी साइंड बाय द रिक्वेस्टनेस, ठीक है।
एंड इट शैल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। ये तो आपको मालूम है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। टाइम पीरियड फॉर कॉलिंग द मीटिंग, मीटिंग कब तक कॉल करना पड़ेगा। लैंग्वेज देखो, मीटिंग कब तक कॉल करना पड़ेगा, क्या लिखा है। इफ द वैलिड इक्वेशन इज डिपॉजिटेड, नेचुरली सबसे पहले बीओडी देखता है कि क्या इक्वेशन वैलिड है, मतलब 10% की लिमिट, एसएमएस, ये सब अगर हो गया तो उस केस में बोर्ड इज रिक्वायर्ड टू प्रोसीड टू कॉल अ मीटिंग विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ इक्वेशन। आपको मालूम है ना, हमने बात किया था प्रोसीड करने का मतलब क्या होता है, नोटिस भेजना, सेंड नोटिस। हाँ जी, बीओडी इज रिक्वायर्ड टू प्रोसीड टू कॉल अ मीटिंग विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ इक्वेशन। तीनों टाइम लिमिट कैलकुलेट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ इक्वेशन। आगे एंड मीटिंग टू बी हेल्ड विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ इक्वेशन। और 45 दिन के अंदर मीटिंग को हेल्ड करो, मीटिंग को रखो, ठीक है। ये पूरी बातें कर चुका हूं, एक बार वापस से सुनो। इफ द वैलिड इक्वेशन इज डिपॉजिटेड, द बोर्ड इज रिक्वायर्ड टू प्रोसीड टू कॉल अ मीटिंग विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ इक्वेशन, रिसीट ऑफ इक्वेशन, एंड द मीटिंग टू बी होल्ड विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ इक्वेशन। इसके बाद रिक्वेस्ट टू कॉल द मीटिंग, रिक्वेस्ट को पावर कब मिलेगा, जब बीओडी फेल करेगा। तो ये लिखा है देखो, इफ द बीओडी फेल्स, इफ द बोर्ड फेल्स, ठीक है, टू कॉल ईजीएम विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, देन रिक्वेस्ट मे कॉल ईजीएम विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ इक्वेशन। क्या बोलना है आपको, क्या लिखना है आपको, इफ द बोर्ड फेल्स टू कॉल अ मीटिंग विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, देन द रिक्वेस्ट मे देमसेल्व्स कॉल अ मीटिंग विद इन 3 months, 3 महीने के अंदर कॉल करना पड़ेगा। अगला, मीटिंग बुलाने का तरीका क्या होगा, तो सीधी बात है भैया, जैसा डायरेक्टर मीटिंग बुलाते हैं सेम तरीके से आपको भी बुलाना पड़ेगा। मीटिंग बाय रिक्वेस्ट शैल बी कॉल्ड एंड हेल्ड इन द सेम मैनर इन विच मीटिंग इज कॉल्ड एंड हेल्ड बाय बीओडी। तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, जिस तरीके से बीओडी मीटिंग कॉल करती है उसी तरीके से आपको भी मीटिंग कॉल करना पड़ेगा। और आखिरी पॉइंट देख लो, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इन कॉलिंग अ मीटिंग। मतलब जो भी खर्चा होगा तो वो खर्चा रिइंबर्समेंट होगा, उसके बारे में बात की है। अब यहाँ पे लैंग्वेज देखना, एनी रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय रिक्वेस्टेड इन कॉलिंग अ मीटिंग शैल बी रीइंबर्स्ड टू द रिक्वेस्टेड बाय द कंपनी एंड द सम सो पेड शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम रेमिशन पेबल टू डिफॉल्टिंग डायरेक्टर्स। ध्यान से देखो क्या लिखा है, देखिए वापस से क्या लिखा है, एनी रीजनेबल एक्सपेंसेस, वर्ड क्या लिखा है, वर्ड क्या लिखा है, देखिए ध्यान से, एनी रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय रिक्वेस्टेड ने जो रीजनेबल एक्सपेंसेस किए हैं इन कॉलिंग अ मीटिंग शैल बी रीइंबर्स्ड टू द रिक्वेस्टेड बाय द कंपनी। मतलब रिक्वेस्टेड को पैसा कौन देगा, कंपनी करेगी रिइंबर्समेंट, एंड द सम सो पेड, और कंपनी ने जो पैसा दिया, शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम रेमुनेशन पेबल टू डिफॉल्टिंग डायरेक्टर। तो जो जो डायरेक्टर डिफॉल्ट करे ना, उनके रेमुनेशन से इन पैसों को काट लिया जाएगा। एक बार वापस से एक क्वेश्चन लूंगा, एनी रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द रिक्वेस्टेड शैल बी रीइंबर्स्ड बाय देम टू द कंपनी, ठीक है, कंपनी उसको रिइंबर्स करेगी, एंड द सम सो पेड शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द डिफॉल्टिंग रेमुनेशन ऑफ डिफॉल्टिंग डायरेक्टर। मतलब कंपनी पैसों को कहां से वसूल करेगी, डिफॉल्टिंग डायरेक्टर के रेमुनेशन में से काट के। तो रिक्वेस्टेड ने कंपनी से लिया, कंपनी ने ले लिया अपने डिफॉल्टिंग डायरेक्टर से, ये पूरा इसका पैटर्न है, ठीक है जी। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा आपसे, सुनिएगा ध्यान से। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहां पे, भाई मान लीजिए एग्जाम्पल ये एक्स और वाई कौन थे, रिक्वेस्टेड, ठीक है जी। अब बीओडी ने डिफॉल्ट किया तो इन्होंने ईजीएम कॉल कर लिया। अब इन्होंने ईजीएम कॉल कर लिया होटल ताज में, और ये मीटिंग कॉल करने में खर्चा आ गया 5 लाख रुपए। अब जब मीटिंग खत्म हो गई तो ये जो कंपनी है, ये एक्स और वाई पहुंच गए कंपनी में कि हमने 5 लाख रुपए खर्चा किया, आप इसको रिइंबर्स कर दो। सवाल उठा, ये 5 लाख रुपए रिइंबर्समेंट होगा कि नहीं होगा, सोचना है आपको, रिइंबर्स होगा कि नहीं होगा। सुना मेरी बात, ये डिपेंड करेगा किस बात पे, अगर ये खर्चा रिजनेबल है तब तो रिइंबर्समेंट होगा, और अगर इट इज नॉट रिजनेबल तो उस केस में नो। अभी रिजनेबल है कि नहीं कैसे पता चलेगा, भाई मान लो कंपनी का कल्चर है, रिजनेबल का मतलब क्या हुआ, भाई मान लो जो कंपनी ना, इस कंपनी का कल्चर है, कंपनी का कल्चर किस बात का है कि वो मीटिंग होटल ताज में रखती है, 5 लाख रुपए खर्चा एकदम कॉमन है, तो उस केस में रिजनेबल है। मतलब जैसा कंपनी करती है ना नॉर्मली मीटिंग, उसी तरीके से आप करोगे तो रिजनेबल है। अगर आपने ज्यादा कर लिया तो आपको, भाई मान लो एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो कंपनी का रिजनेबल एक्सपेंस आता है मीटिंग करने का 2 लाख रुपए,
आपने खर्च कर दिया 5 लाख रुपए, तो आपको केवल कितना रिम्बर्स होगा? 2 लाख रुपए, और बाकी जो 3 लाख रुपए ये तुम्हारा डूब जाएगा। ठीक है, तो इसलिए खर्चा कभी भी क्या करना है? रिजनेबल। तो इसके साथ ये मैंने सेक्शन नंबर 100 का जो लॉ है ना, वो वाला पार्ट, वो पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया। आप एक बार वापस से तैयारी कर लो और इसके एमसीक्यूज मैं कल भेजूंगा। ओके, टेक केयर, बाय।